हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र वर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन और ये हमारी कोरिलेशन का सेकंड टाइप है। हमने जो पहला कोरिलेशन पढ़ा था स्टूडेंट्स, वो हमने पढ़ा था कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था। वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर हम जितने भी डाटा लेते हैं वो सभी डाटा रियल डाटा होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल डाटा होते हैं जो रियली में यूज़ होते हैं। अब बेटा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की, ये कब लगता है? ये कोरिलेशन यूज़ किया जाता है दो अलग अलग व्यक्तियों की, दो पर्सन्स की साइकोलॉजी के चेक करने के लिए कि उनकी सोच में, उनके टेस्ट में, उनकी पसंद में, उनकी नापसंद आपस में कितनी मिलती जुलती है। इसके लिए जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस स्टैटिकल मेजर का यूज़ करते हैं, उस स्टैटिकल मेजर को पढ़ते हैं रैंक कोरिलेशन। और बेटा इसको जो डिफाइन किया था वो स्पेयरमैन ने किया था। अच्छा, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे सिंपल बोला है कि यू हैव टू फाइंड द कोरिलेशन, अगर केवल आपसे बोलता है कोरिलेशन फाइंड करना है, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको हमेशा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट यूज़ करना होगा। लेकिन अगर स्पेशली इसने बोल दिया कि रैंक कोरिलेशन निकालो, तब आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, जो आज हम बताएंगे। तो ये तो हमें समझ में आया कि रैंक कोरिलेशन जो यूज़ होता है वो ऐसे डाटा में यूज़ होता है जहाँ पे हम दो पर्सन्स के बीच की उनकी जो थिंकिंग है, जो उनका जो जजमेंट वे है, जो उनका जो टेस्ट है, उसके बीच में कितने वो आपस में कोरिलेटेड हैं, कितनी उनमें समानता है या कितनी असमानता है, ये चेक करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो देखिए, रैंक से आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर हम जो देंगे पोजीशन देंगे। रैंक का मतलब होता है बेटा पोजीशन देना। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर जब एग्जाम्स होते हैं तो जिस बच्चे के सबसे अच्छे मार्क्स होते हैं उसे हम रैंक 1 बोलते हैं। इसी तरह से बेटा रैंक चलती चली जाती है। तो यहाँ पर जो हम कोरिलेशन निकालेंगे बेटा, वो पोजीशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो जब हम रैंक कोरिलेशन की स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट ब्रांचेस खुलती दो। फर्स्ट ब्रांच के अंदर क्या होता है? व्हेन एक्चुअल रैंक्स आर गिवन। ढंग से समझिएगा स्टूडेंट्स, व्हेन एक्चुअल रैंक्स आर गिवन। और सेकंड केस है बेटा when actual ranks are not given। अब सर ये क्या चीज़ है जी? when ranks are given and when ranks are not given। तो बेटा रैंक्स गिवन होगी ये या नहीं होगी, ये आप क्वेश्चन को देख के कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मान के चलिए आपके सामने ना 10 पेयर्स दे रखे हैं। पेयर्स का मतलब हो गया कि एक्स के भी 10 डाटा है और वाई के भी 10 डाटा है। ये बोलते हैं पेयर होना। तो अब यहाँ पर जो डाटा अगर 1 से लेकर 10 तक है, तो इसकी जो रैंक आनी चाहिए, जो प्लेसेस आने चाहिए, जो पोजीशंस आनी चाहिए, वो भी 1 to 10 आनी चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको नजर आती है तो समझ जाइए उसमें रैंक दे रखी है। बट डाटा तो आपको बेटा 10 दे रखे हैं, लेकिन जो उसकी जो वैल्यूज दे रखी है वो दे रखी 69, 72, 55। तो समझ जाइए ये केस वो है जिसमें रैंक नहीं दे रखी। तो बेटा जब एक्चुअल रैंक गिवन होती है, तो ऐसे केस में स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, R इज इक्वल टू 1 - 6 टाइम समेशन डी स्क्वायर अपॉन में n³ - n। अब सर जी ये R क्या है जी? R का तो मतलब हो गया स्पेयरमैन्स का रैंक कोरिलेशन। और जी D क्या है? D स्टैंड फॉर डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स ऑफ x एंड y। कहता है जी जो x और y के बीच की जो रैंक है ना, उसका जो डिफरेंस है, x और y के रैंक का जो डिफरेंस है उसे हम डी बोलते हैं। और बेटा n का मतलब हो गया नंबर ऑफ पेयर्स। n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ पेयर्स। यूज किस तरह से करना है अभी हम बताएंगे। अच्छा, सेकंड केस होता है कि जिसमें रैंक नहीं दे रखी होती। अब बेटा रैंक नहीं दे रखी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो केस आते हैं। जब रैंक नहीं दे रखी होती, कहता है व्हेन रैंक्स आर डिस्टिंक्ट। स्टूडेंट्स ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ डिस्टिंक्ट, इसका मतलब है अनइक्वल। व्हेन रैंक्स आर डिस्टिंक्ट, जब रैंक अनइक्वल हो। तो ऐसे केसेस में बच्चों जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे दिखा है, ये यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। व्हेन रैंक्स आर डिस्टिंक्ट, R इज इक्वल टू 1 - 6 टाइम समेशन डी स्क्वायर अपॉन में n³ - n। ये कौन सा केस हो गया? जब रैंक्स डिस्टिंक्ट है, मीन्स अनइक्वल है। एक बात ध्यान रखिएगा, डिस्टिंक्ट मीन्स अनइक्वल। और स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला और है हमारे पास, व्हेन रैंक्स आर इक्वल।
जब हमारे पास जो रैंक्स है बेटा वो कैसी हैं, वो इक्वल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है व्हेन रैंक्स आर इक्वल, और स्टूडेंट्स कई बार इसके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं ये। तो इस केस में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है व्हेन रैंक्स आर इक्वल, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस, फिर बच्चों यही चीज़ रिपीट होती चली जाती है, डॉट 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 डॉट, यानी बार बार यही आएगा 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एन प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एन, यही चीज़ स्टूडेंट रिपीट होती रहेगी और अपॉन में आएगा एन क्यूब माइनस एन। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें तो देख ली स्टूडेंट्स कि डी का मतलब क्या होता है, हमें देख लिया कि डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स। एन का मतलब भी हमें मालूम पड़ेगा कि नंबर ऑफ पेयर्स है। अब सर ये सर एम क्या है? एम का स्टूडेंट्स मतलब होता है बेटा रैंक रिपीटेशन। कई बार क्या होता है कुछ डाटा रिपीट हो जाते हैं, जिसमें हमने बोल दिया व्हेन रैंक्स आर इक्वल, उस केस में हम एम को यूज करते हैं, जहां पे एम का मतलब है रैंक रिपीटेशन। रैंक रिपीटेशन है बच्चों इसका मतलब, एम का मतलब, और हम बताएंगे इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये। तो चलिए देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पर। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं जिसमें रैंक्स हमें गिवन होती है। देखिए क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आएगा कि भाई ये रैंक्स गिवन है। इस क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड रैंक कोरिलेशन फॉलोइंग। फाइंड रैंक कोरिलेशन इन फॉलोइंग। मान के चलिए स्टूडेंट्स ये दो डाटा हैं आपके पास x एंड y। अब आप इसको इस तरह से समझिए, मैं बोलता हूं कि 7 एंट्रीज हैं आपके पास, और यहां पर जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो है 7। तो एंट्रीज का मतलब पेयर्स। आप ऐसा मान के चलिए कि एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है, और उस सिंगिंग कॉन्टेस्ट के अंदर 7 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, 7 लोग आए, 7 कंटेस्टेंट आए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें, और उन कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको क्या पोजीशन दी जाएगी, क्या रैंक दिया जाएगा, इसके लिए 2 जजेस बिठा दिया अलग अलग। वो जजेस क्या काम करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो परफॉर्मर आता है उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं और रैंक देते हैं। अच्छा ऐसा हो सकता है कि किसी किसी जगह दोनों जजेस के आपस में थिंकिंग मैच कर जाए। सपोज एक परफॉर्मर आया, परफॉर्मर नंबर ए, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि दोनों ही जजेस उसे रैंक 1 देने को मजबूर हो गए। तो यहाँ पर दोनों जजेस की सोच क्या हो गई, आपस में मिल गई, दोनों के बीच में जो कोरिलेशन हो गया वो पॉजिटिव हो गया, 100% कोरिलेशन हो गया। अच्छा फिर नेक्स्ट परफॉर्मर आया, जो अगला परफॉर्मर आया, अगले कंटेस्टेंट आया, उसकी परफॉर्मेंस देखकर एक जज को तो ठीक ठाक लगा, मतलब एवरेज, और एक जज को बिल्कुल बेकार लगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में दोनों जजेस की सोच में फर्क आ गया। जिस जज को वो एवरेज लगा होगा, हो सकता है वो उसको 7 में से 3 या 4 रैंक दे दे, क्योंकि 7 कंटेस्टेंट है। लेकिन जिसको वो बेकार लगा होगा, हो सकता है वो 7 में से 6 या 7वीं रैंक दे दे। तो यहाँ पर बच्चों उन लोगों के जो डिसीजंस हैं, जो उनकी जो साइकोलॉजी है, जो उनके टेस्ट है, जो थिंकिंग है, वहाँ पे डिसीजन बच्चों वो मिसमैच हो रहे हैं, या कुछ हद तक उसमें फर्क आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑन एन एवरेज हम फर्क देखते हैं ना कि सभी डिसीजन के अंदर कि उन्होंने 7 बार डिसीजन लिए हैं, 7 एंट्री को उन्होंने 7 बार रैंक दिए, और वो रैंक के अकॉर्डिंग जो उनका जो ऑन एन एवरेज जो इनके बीच में कोरिलेशन आया है, इसी चीज़ को बेटा हम रैंक कोरिलेशन पढ़ते हैं। और इसके क्वेश्चन अधिकतर जजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि 2 जजेज हैं, 3 जजेज हैं, उनके बीच में आपको उनके जजमेंट के बीच में कोरिलेशन आपको फाइंड करना है। तो मैं मान के चलता हूँ 7 एंट्रीज हैं कि जो पहला जो जज है, ये बेटा जज ये एक्स हो गया, जो जज नंबर 1 है, इसने पहले परफॉर्मर को रैंक दी है 2, जबकि इसी परफॉर्मर को सेकंड जज ने रैंक दी है 3। तो इसका मतलब हो गया इनकी सोच अब यहाँ पर कुछ हद तक तो मिलती है कि एक ने 2 सेकंड रैंक दे दी, एक ने थर्ड दी। सेकंड परफॉर्मर आया, पहले जज ने इसको रैंक 1 दी और इसने भी बेटा इसे रैंक 1 दी। इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पर दोनों की सोच एग्जैक्ट मिलती है। तीसरा जो कंटेस्टेंट आया, इस एक्स ने इसको रैंक दिया है 5, और जबकि वाई ने इसको रैंक दिया है 7। ये तीसरा परफॉर्मर आया। जो चौथा कंटेस्टेंट आया, इसको रैंक मिली है 4, और जबकि इसे भी यहाँ पे मिली है 4। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में एग्री करते हैं। इससे अगला परफॉर्मर आया, इसको रैंक मिली है 3, जबकि इसको रैंक मिली है यहाँ पे स्टूडेंट 6। तो यहाँ पे इसके बीच में बहुत गैप आ गया। अब जो इसके बाद जो परफॉर्मर आया स्टूडेंट्स, इसे मिली यहाँ पे 6 रैंक,
और इसको यहाँ पे मिल गई बेटा 5 रैंक। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6, अब एक इसमें परफॉर्मर रह गया है क्योंकि हमने 7 एंट्रीज ली हैं। वो कौन सा रह गया स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7। आखिरी परफॉर्मर को 7 रैंक मिली और जबकि यहाँ पे कौन सा नंबर रह गया है? इसमें रह गया 2। अब देखिए इस तरह से रैंक दी गई है। तो ये क्वेश्चन आपको ये शो करता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एंट्री 7 है, 7 है, और जो डेटा लिखे गए हैं बेटा वो भी 1 से 7 के बीच में लिखे गए हैं। तो यकीनन ये जो केस है, ये कौन सा केस है? व्हेन द एक्चुअल रैंक्स आर गिवन, जब एक्चुअल रैंक हमें दे रखी है। तो बेटा अब इसमें रैंक क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? अब इसके लिए हम सॉल्यूशन लेंगे। अब ये जो एक्स वाई थे, क्योंकि अभी एक्चुअल रैंक दे रखी है, तो बेटा हम एक्स के डाटा को बोलेंगे आर एक्स, इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स आर वाई। आर स्टैंड फॉर रैंक। आप इसको बेटा R1 R2 भी बोल सकते हैं, R1 या R2। यू गेट 2 3 1 1 5 7 4 4 3 6 6 5 एंड 7 एंड 2। अब देखिए अब हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन रैंक। तो आर एक्स माइनस आर वाई कर सकते हैं आप, या आप आर वाई माइनस आर एक्स कर सकते हैं, कुछ भी कर दें। R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1। अब डिफरेंस फाइंड करेंगे। 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 7 माइनस 2, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 6 माइनस 3, 6 माइनस 5 1 एंड 7 में 2 की बेटा 5। ये डी आ गया, डिफरेंस आ गया। अच्छा अब स्टूडेंट कहते हैं सर जी अगर जी मैं आर वाई में से आर एक्स माइनस करते हैं तो साइन सारे चेंज होते हैं, फिर जी आंसर कैसे सेम आएगा? क्योंकि स्टूडेंट हमें डी को यूज़ नहीं करना, हमें यूज़ करना है डी स्क्वायर को। हमें किसको यूज़ करना है? डी स्क्वायर को। तो चाहे आप -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी +1 आएगा, या +1 का स्क्वायर करेंगे तब भी +1 आएगा। इसलिए इसके पे फर्क नहीं पड़ता कि आप R1 में से R2 माइनस करते हैं या R2 में से R1। बेटा ये 1 हो गया, ये 0 हो, 4 0 9 एंड 1 एंड 25। अब स्टूडेंट्स आपको टोटल करना है इसका समीशन डी स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया समीशन डी स्क्वायर। अब बताइए कितना आएगा इसका टोटल? देखिए 25 और 1 26, 26 और 4 30 और 39 और 40। बेटा इसका जो टोटल आ गया 40 आ गया। आप दोबारा चेक कर सकते हैं। 1 और 4 5 और ये 10 15 और 25 40 आ गया स्टूडेंट्स। देखिए नंबर ऑफ एंट्रीज 7 थी, तो बेटा ये तो होगी हमारे पास n की वैल्यू। समीशन डी स्क्वायर 40 आ गया है। अब मेरे पास जो r निकालने का बेटा फॉर्मूला है वह है 1 माइनस 6 टाइम समीशन डी स्क्वायर अपॉन में n क्यूब माइनस n। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस 6 टाइम समेशन डी स्क्वायर हो गया 40, और अपॉन बेटा 1 आ गया अपॉन, केवल इसके अपॉन में है ये चीज़। अब n क्यूब माइनस n मीन्स 7 क्यूब माइनस 7, तो ये आएगा 1 माइनस 240, 7 7 सा 49, 7 सा 343 माइनस 7। और अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? सॉल्व करके देखिए जरा। ये बेटा सॉल्व करके हमें जो मिलेगा ये मिलेगा 1 माइनस 240 अपॉन में 336। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें। बेटा कैलसी सभी के एग्जाम में अलाउ है। देखिए हमारे पास क्या थी कैलकुलेशन, 240 को हमें डिवाइड करना है 336 से। ये बेटा गया 0.71, यानी आपने 1 में से माइनस कर दिया 0.714। तो अब आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 माइनस 0.714, ये शून्य बेट 0.286 मतलब 0.29 आ गया अप्रॉक्स। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो दोनों जजेस हैं उनकी सोच में लगभग 30% 29% तक का उनकी सोच आपस में मैच करती है। इसका मतलब बेटा ये हो गया। समझ में आई बात? तो स्टूडेंट्स ये जो हमने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन किया है जब हमें एक्चुअल रैंक्स दे रखी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम जो अगला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल इसमें रैंक्स हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, चलते हैं उस पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन में आपको फिर से कहा गया है कि दो डाटा हैं एक्स और वाई, और आपको इसके बीच में स्पेयरमैन्स का रैंक कोरिलेशन आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप पहले नंबर ऑफ एंट्रीज चेक कीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको एक्चुअल रैंक गिवन है या नहीं गिवन है। बड़ा अच्छा तरीका मैंने आपको पिछले के क्वेश्चन में बता दिया था। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए। पहले आप एंट्रीज काउंट कीजिए। एंट्रीज है स्टूडेंट्स मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेम 7 पेयर से यहाँ भी है। अब बेटा आप ये बात बताइए, आप लोग अगर एंट्रीज 7 हैं तो रैंक्स भी 1 to 7 के बिटवीन होनी चाहिए कहीं ना कहीं।
लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाटा है 50, 10, 25। तो ये समझ लीजिए कि एंट्री 7 है, बट जो डेटा दे रखे हैं वो 7 से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड दे रखे हैं। तो ये वो केस है जहाँ पे हमें एक्चुअल रैंक्स नहीं दे रखी, मीन्स व्हेन द एक्चुअल रैंक्स आर नॉट गिवन। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा, इसको रैंक की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको रैंक देनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स, रैंक को फॉर्म करने के साथ के लिए आपके पास दो ऑप्शंस तैयार होते हैं, या तो आप जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर के साथ या आप जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ। लेकिन एक बात याद ये रखना, अगर आप एक्स को सॉल्व करते समय असेंडिंग ऑर्डर को चुनते हो तो वही ऑर्डर आपको वाई के लिए भी यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप एक्स के को लेकर असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो आप वाई को भी लेकर असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। और इसका अगर मैं उल्टा करूं, तो अगर आप एक्स के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर को लेकर चलते हैं तो आपको वाई को के साथ भी डिसेंडिंग ऑर्डर को लेकर चलना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, अब हम, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल रैंक्स नहीं गिवन है, तो सॉल्यूशन करते समय अब हम लिखेंगे पहले आर एक्स देन आर वाई। अब बेटा हम ये सॉल्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल रैंक्स नहीं गिवन, तो अब रैंक हम देंगे। सपोज दैट वी यूज द असेंडिंग ऑर्डर्स। मान के चलो हम असेंडिंग ऑर्डर यूज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर यूज करने के लिए अब देखिए, जो सबसे छोटा डेटा है हम उसे पहले रैंक देंगे। आप डिसेंडिंग भी यूज कर सकते हैं, मर्जी है, लेकिन एक्स वाई दोनों के साथ एक जैसी रैंक रहेगी। अब हमने देखा एक्स में जो सबसे जो स्मॉल डाटा है वो 10, तो बेटा 10 को हम देंगे रैंक 1, 10 को हम देंगे रैंक 1। समझ में आया? तो 10 तो आ गया, रैंक 1 आ गया, 10 रैंक 1। 10 के बाद ये स्टूडेंट मेरे पास 30, सॉरी 25 आ गया रैंक 2, 10, 25, फिर 30 रैंक 3, 30 के बाद 42 रैंक 4, 42, 47 रैंक 5, 47 का बेटा 50 रैंक 6, और जो सबसे बड़ा है 93, 7। समझ में आया? ये हमने एक्स के अकॉर्डिंग रैंक दिए। फिर सुनो, एक्स में 10 रैंक 1 आ गया, 10 से बड़ा 25 था रैंक 2 आ गया, 25 से बड़ा 30 था रैंक 3 आ गया, 30 से बड़ा 42 था रैंक 4 आ गया, 42 से ग्रेटर 47 है 5 आ गया, 47 से ग्रेटर 50 है तो 50 में 6 आ गया, बाकी 7 आ गया। अब वाई को रैंक देते, देखिए वाई में सबसे कम कौन सा 10, तो 10 था, 10 तो आ गया यहाँ पर रैंक 1, और 10 के बाद स्टूडेंट्स है 17, 17 आ गया रैंक 2, 17 के बाद स्टूडेंट 24 रैंक 3, 24 के बाद स्टूडेंट 25 रैंक 4, 1 2 3 4, 25 के बाद स्टूडेंट 30 रैंक 5, 30 के बाद स्टूडेंट 35 रैंक 6, और फाइनली 49 रैंक 7, रैंक 7। थोड़ा स्पेस नहीं आ गया इसलिए ऐसे लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने रैंक दे दी है। अब रैंक देने के बाद हमें निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आर एक्स माइनस आर वाई। अब आइए डिफरेंस में, 6 में से बेटा 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, 1 में से 5 को माइनस करेंगे -4, 2 में से 7, बेटा 7th रैंक है ये, 2 में से 7th माइनस करेंगे 7, तो बेटा -5, 3 में से 6 -3, 4 में से 1 3, 5 में से 2 3, 7 में से 4 3। अब हम करेंगे यहाँ पे डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे? डी स्क्वायर। और डी स्क्वायर देखिए आप, 3 3 9, 4 4 16, 25, 9 9 9 एंड अगेन 9। अब हम करेंगे बेटा इसका टोटल, 1 2 3 4 5, 5 9 सा 45, तो बेटा यही हो गया 45, 1 2 3 4 5 45, और 25 70 हो गया, और ये 16 हो गया 86। तो जो समीशन डी स्क्वायर आपको मिला वो स्टूडेंट्स 86 मिल गया। समीशन डी स्क्वायर कितना मिल गया? 86। अब हम निकालेंगे रैंक, फॉर्मूला वही लगाएंगे बेटा, 1 माइनस 6 टाइम समीशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन, 1 माइनस 6 टाइम समीशन डी स्क्वायर 86, और एन फिर से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डाटा थे, 7 क्यूब माइनस 7 डाटा कितनी हो सकते हैं? अब देखिए आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 6 6 36 3, और ये हो गया बेटा 51, और 7 क्यूब माइनस 7 ये 336 स्टूडेंट्स ही आ गया। अब हमें क्या मिलने वाला है? 1 माइनस, अब देखिए यह है 516 को आप डिवाइड कर दीजिए 336 से,
ये आ गया 1.53, 1 माइनस 1.53, तो स्टूडेंट इसका आंसर नेगेटिव आ गया, माइनस का 0.47 आ गया स्टूडेंट इसका आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिलेशनशिप आ गया वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया वही 47% तक। क्लियर है स्टूडेंट? तो बच्चों ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये था हमारा जब हमें एक्चुअल रैंक नहीं दे रखी होती। तो इसमें पहले हम रैंक को ऑब्टेन करेंगे, या तो असेंडिंग में डिसेंडिंग में, सब बता दिया मैंने, और बाकी सॉल्व करने का तरीका वैसा ही है। अब स्टूडेंट तीसरा केस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें फंसते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर जी ऐसा नहीं हो सकता कि मान के चलिए कि ये भी आइटम 50 आ गया और यहाँ भी 50 आ गया जिसमें रैंक टाई हो जाए। तो ये वो केस है जहाँ पर रैंक सारी इक्वल है, जब रैंक इक्वल हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कराते हैं। इससे अगला क्वेश्चन वही लेते हैं। स्टूडेंट्स असल में ये माइनस 0.47 नहीं है, ये माइनस 0.53 है। ये इसमें माइनस होगा तो माइनस का, तो इसका मतलब हो गया जो रिलेशनशिप आ गया वो 53% आ गया नेगेटिव में, यानी माइनस का 0.53 दोबारा लिख देता हूँ मैं इसे, इसका आंसर आ गया 53% नेगेटिव रिलेशन है इसमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, और यहाँ पर भी आपको बेटा रैंक कोरिलेशन निकालना है बिटवीन एक्स एंड वाई। लेकिन इस बार आपको डेटा को बहुत ढंग से समझना पड़ेगा कि डेटा कैसे है, क्या हमें रैंक दे रखी है या रैंक गिवन नहीं है, और अगर रैंक नहीं गिवन है तो उसमें रैंक डिस्टिंक्ट है या रैंक इक्वल, वो अब हम सब कुछ चेक करेंगे इसके अंदर। अब आप देखिए आपको सामने जो डेटा है वो एक्स और वाई की डेटा है। एक्स में है 7, 20, 50, 70, 8, 20, 25, 30, 46, 74। टोटल मिला के जो डेटा की हम बात करें तो यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये मीन्स 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास हैं, बट जो वैल्यूज आ रही हैं बेटा वो 1 to 10 से बियॉन्ड है, क्योंकि वैल्यूज तो 74, 40, 30 भी दिख रही हैं। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक्चुअल रैंक हमें नहीं दे रखी। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें इसको है ना रैंक को आइडेंटिफाई करना है। पहले हमें इसमें रैंक देनी पड़ेगी इसको, हम एक्स को भी रैंक देंगे, वाई को भी रैंक देंगे। लेकिन अब यहाँ पर भी बेटा एक ट्विस्ट आ गया। यहाँ पर जब हम रैंक को देते हैं तो हम देखते हैं कुछ डेटा जो है वो बेटा सेम है, आइडेंटिकल डेटा है, आइडेंटिकल। तो जब डेटा आइडेंटिकल हो गए तो समझ लीजिए यहाँ पर वो केस आ गया जहाँ पर रैंक रिपीट हो रही है। तो रिपीटेशन ऑफ रैंक का मतलब ये केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 3 का मतलब वो बड़ा वाला फॉर्मूला जिसके अंदर हम एम को भी यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम रैंक तो दे लें। तो आइए देखिए, हम रैंक देते हैं स्टूडेंट्स आर ऑफ एक्स, यानी पहले हम एक्स की रैंक दे रहे हैं। पहले हम किसकी रैंक दे रहे हैं बेटा? एक्स की रैंक देते हैं हम। तो हम एक्स की रैंक दे रहे हैं। तो देखिए एक्स में क्या है, एक्स में जो सबसे छोटा डाटा आपको दिख रहा है वो है 7, 8। तो पहले तो रैंक तो आएगी 7 पे, यानी रैंक 1 आ गई। 7 को हमने क्या दे दिया? रैंक 1। 7 के बाद हमने देखा कि 8 है, तो बेटा 8 को आ गया रैंक 2। 8 के बाद बेटा अगर हम देखें 8 के बाद 7, 8, 7, 8 के बाद सीधा 17 है, ये आ गया रैंक 3, 1, 2, 3। 17 के बाद हम आते हैं तो हमें दिखता है 20। लेकिन अब 21 यहाँ भी है स्टूडेंट, ढंग से देखिए, और 20 यहाँ भी है। तो इसका मतलब 3 रैंक आ चुकी है, 1, 2, 3 आ चुकी है। अब जो लड़ाई है, जो टाई हो रहा है, वो रैंक 4 के लिए टाई हो रहा है। यानी जो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट आया है मेरे स्टूडेंट्स, वो रैंक 4 के लिए आया है। अब हम रैंक कौन सी देंगे, क्योंकि यहाँ पे टाई हो गया बिटवीन 20 एंड 20। अब मैं इसको 4 बोलूँ या इसको 4 बोलूँ? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम किसी को 4 नहीं बोलते, हम क्या लिखते हैं। अब देखिए एक नोट लिखवा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, ढंग से देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, सिंस 20 appears 2 times in X series, therefore m is equal to 2। अब देखिए m तो हो गया 2, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है। और स्टूडेंट जो इसकी जो रैंक जो हम देंगे r जो आएगा, कौन सी पोजीशन के लिए टाई हुआ था बेटा? 4th के लिए। तो ये 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, और इसका भी एवरेज। तो हम किसी को 4 नहीं बोलेंगे, किसी को 5 नहीं बोलेंगे, हम दोनों को 4.5 बोलेंगे। तो हम जब इस पे जाएंगे ये 4.5 रैंक आ गई, इस पे जाएंगे ये भी 4.5 रैंक आ गई। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ऐसा करने से हमारे टोटल प्लेस कितने फिल हो चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5 प्लेसेस हमारे फिल हो गए हैं। अब अगली जो बारी आएगी रैंक वो 6 से आएगी। अब देखिए 20 के बाद हम जाएंगे, 20 के बाद हमें क्या दिखता है? 20 के बाद 25 दिखता है, ये 6th रैंक हो गई। 25 के बाद हमें 30 दिखता है, ये 7th है। 30 के बाद हमें नज़र आता है 46। 30 के बाद बेटा 46, ये 8 आ गया। और 46 के बाद 50, ये 9 आ गया।
और लास्ट में 74, ये 10 आ गया। ओके स्टूडेंट, तो बेटा हमने x को तो रैंक दे दिया, सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे y के अंदर। अब हम बेटा y को रैंक देंगे। अब देखिए क्योंकि असेंडिंग रैंक दी गई तो y में भी असेंडिंग देंगे, तो y के अंदर जो सबसे कम डाटा आ रहा है वो है 5, तो 5 को हम देंगे 1 रैंक। 5 के बाद 7, 2 रैंक। 7 के बाद स्टूडेंट 5 7 आ गया, फिर आगे आता है 10। अब देखिए अब यहाँ पे 10 में टाई हो रहा है, 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है, तो 10 भी 2 टाइम आ गया। 10 भी कितनी बार आ गया? 2 टाइम। अब पोजीशन जो टाई हुई 3 के लिए हो गई। अब देखिए नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, सिंस 10 appears 2 times in y series, therefore m is equal to 2। और जो रैंक हम जो इसमें अलॉट करेंगे वो अलॉट करेंगे तीसरी पोजीशन के लिए टाई था, तीसरे और चौथा पोजीशन डिवाइड बाई 2, यू गेट 3.5। रैंक कौन सा है? 3.5। तो हम इस 10 को भी 3.5 बोलेंगे स्टूडेंट, और हम इस वाले 10 को भी 3.5 ही बोलेंगे। अब कितने प्लेस फिल हो चुके हैं स्टूडेंट्स? प्लेस फिल हो गए हमारे पास 1 2 3 4। अब अगली जो शुरुआत करेंगे 5 से करेंगे। अब 10 के बाद हम देखते हैं, 10 के बाद हमें दिखता है 10 का 20, तो 20 हो गया 5, 1 2 3 4 5। 20 के बाद हमें दिखता है 50, 6, और 50 के बाद हमें नज़र आता है, 50 के बाद सीधा डायरेक्ट 80 नज़र आता है, 80। अब देख लीजिए 80 में भी टाई है, 80 में 2 टाइम आ गया। नंबर पॉइंट 3, सिंस 80 appears 2 टाइम्स। अच्छा ऐसा नहीं कि 2 टाइम्स ही रिपीट होंगे हमेशा, आपको कोई डाटा 3 टाइम्स या 4 टाइम्स भी मिल सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। सिंस 80 appears 2 टाइम्स in y series, therefore this time also m is equal to 2 and rank will be allotted as, पोजीशन बेटा 6 भर चुके हैं हम 6 तक, अब 7 और 8 की रेट आई है 7 + 8 और इसका भी एवरेज 7.5। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या होगा, 80 में ये भी 7.5 जाएगा, ये भी स्टूडेंट 7.5 जाएगा। तो प्लेस कितने भर चुके हैं? 8 प्लेस भर चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 को फिल कर चुके हैं। अब आएगा 9, 9 आ गया 95 और 10 आ गया स्टूडेंट 100। भर दिया स्टूडेंट्स रैंक्स। अच्छा अगर कोई डाटा 3 बार होता है तो उसका एवरेज निकालने के लिए आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मान के चलिए कि 7 पोजीशन के लिए 3 में टाई हुआ है, तो 7 8 और 9 फिर डिवाइड बाई 3, उसकी रैंक आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स। तो डिफरेंस बिटवीन रैंक 1 - 7.5, तो स्टूडेंट्स आ गया माइनस का 6.5। क्लियर है? 4.5 - 3.5 1, 1 मीन्स 1.0, आप 1.0 1 भी छोड़ सकते हैं। 9 - 4 4.0, 9 - 5 4.0, 3 - 1 2, 2 - 2 0, 4.5 3.5 1, इतना आ गया स्टूडेंट्स। और 6 - 6 0, 7 - 7.5 -0.5, 8 - 9 -1, 10 - 10 अगेन 0, इतना आ गया। अब हम करेंगे स्टूडेंट डी स्क्वायर, और जब हम डी स्क्वायर करते हैं तो देखिए डी स्क्वायर में हमें पहले करना है 6.5 का स्क्वायर, देन 6.5, ये आ गया बेटा 42.25। अच्छा क्यों नेगेटिव तो पॉजिटिव हो रहेगा, ये तो 42.25 क्योंकि स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 14 का स्क्वायर 4 का 16, 2 का 4, 0 का 0, 1 का 1, 0 का स्क्वायर 0, ये बेटा 0.25 वही पॉजिटिव होने वाला है, ये 1 का 1, देन 0 का 0। अब आप इसका टोटलिंग कर देंगे, देखिए टोटलिंग कितनी आएगी इसकी, 42.25 + 1 + 16 + 4 + 1 + 0.25 और 1 यानी 1.25 1.25 स्टूडेंट्स, ये आगे 65.5 ये आगे समीशन डी स्क्वायर। अब जब समीशन डी स्क्वायर जब मेरे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला कौन सा होगा स्टूडेंट्स, इसमें बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट, r = 1 - 6 टाइम
समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने बताया था सीरीज चलती चली आती है। एम कितनी बार है, 1 2 3, तो अब ये फॉर्मूला 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, और इसी तरह से अब सीरीज 3 पे आगे क्लोज हो गई। क्योंकि ये एम कितनी बार भी ये हो सकता है स्टूडेंट्स, ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कितनी बार भी हो सकता है ये, और डिवाइड में एन क्यूब माइनस एन। अब स्टूडेंट देखिए सॉल्व करते हैं इसे। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, 1 - 6 टाइम समीशन डी स्क्वायर 65.5 प्लस 1/12 एम क्यूब, क्योंकि एम 2 था तो 2 का क्यूब हो गया 8, 8 - 2 1/12 अगेन 8 - 2, फिर 1/12 अगेन 8 - 2, क्योंकि एम हर बार 2 है, और 2 का क्यूब 8 हो गया, और डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, एन था 10 तो 10 का क्यूब माइनस 10, इतना आ गया स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर दे, थोड़ा स्पेस बन जाए, तो 1 - 6 टाइम, अब देखिए 65.5 प्लस, बेटा ये आ गया 6/12 यानी मतलब 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, और डिवाइड बाय 990, डिवाइड बाय 990, इतना गया। अब क्या मिलने वाला है आपको, देखिए 1 - 6 टाइम, देखिए बेटा 6.5 और 0.5 66, और ये 67 डिवाइड बाय 990, और अब इसको सॉल्व आप कर ही देंगे आराम से। कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये होगा 6 × 67 डिवाइड बाय 990, ये आ गया 1 - 0.40, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर 0.60 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोरिलेशन आ गया वो 60% का कोरिलेशन स्टूडेंट्स, क्लियर है ये। तो स्टूडेंट्स ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था रैंक कोरिलेशन के बेस पर। तो अब तक हमने इसमें 3 तरह के क्वेश्चन देखे हैं। पहले में जिसमें हमें एक्चुअल रैंक्स दे रखी होती है, सेकंड में रैंक हमें नहीं दे रखी है, हमने रैंक निकाली है, और तीसरे में भी रैंक नहीं दे रखी है, रैंक निकाली है लेकिन उसमें रैंक इक्वल है, टाई होती है। तो टाई होने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे करिए, आप इसको ढंग से देखें, और काम नोट करने के पहले आप पूरी क्लास समझ लें, और फिर दोबारा से आप वीडियो देखेंगे और धीरे धीरे काम नोट करते रहें। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस पे चलते हैं जो इसके अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चंस पे, और इस बार हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों के दोनों अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं। इसमें क्या है, अब आपको है ना एक्स और वाई की सेपरेट सीरीज नहीं दे रखी है, और आपको डायरेक्ट डाटे दे रखे हैं, आपको केवल फॉर्मूले में लगाना है और सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको नजर आ रहा होगा, आपसे बोला गया है, कहता है इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रैंक, बेटा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रैंक डिफरेंसेस, तो बेटा रैंक डिफरेंस का मतलब डी, रैंक डिफरेंस समझिए, रैंक डिफरेंस का मतलब डी, और अब आपको डी के स्क्वायर का भी सम करना है। यानी अब आप अगर सॉल्यूशन में से लिखें तो आपको लिखा है सम, सम का मतलब समेशन किसका, रैंक डिफरेंस के भी स्क्वायर का, मतलब डी के स्क्वायर का। ये हमें गिवन है 9, सॉरी 9 क्या, 9 तो पेयर से, वो हमें देखा 80, यानी समीशन डी स्क्वायर तो 80 है, और एन की वैल्यू बच्चों 9 है। समझो इस वाली बात को, आपको दे रखा है सिग्मा डी स्क्वायर तो 80 दे रखा है, 80 और 9 पेयर से, और एन की वैल्यू 9 है। आपसे बोलता है रैंक कोरिलेशन निकालो। तो स्टूडेंट्स आर कैसे निकालते हैं, 1 - 6 टाइम समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब माइनस एन। मुझे नहीं लगता कि अब इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत आएगी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो 1 - 6 टाइम समीशन डी स्क्वायर 80 अपॉन में 9 क्यूब माइनस 9, और स्टूडेंट्स को सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं इजली। तो 1 - 480, अब देखिए जरा ये क्या क्या हो गया, 9 का क्यूब 9 × बेटा 729 माइनस 9, 1 - 480/720, 480/720। अब 480/720 ये आपको मिल गया 0.666, यानी 1 - 0.67, तो स्टूडेंट्स आपके वो मिल गया 0.33, ये आ गया 33% कोरिलेशन आ गया। क्लियर है, इजी था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपसे कहा गया है, कहता है एक एक्स और वाई की सीरीज है
और इस एक्स वाई की सीरीज में आपको रैंक कोरिलेशन दे रखा माइनस का 0.25। तो देखिए स्टूडेंट इस बार गिवन क्या है, इस बार आपको डायरेक्ट आर की वैल्यू दे रखी है वो नेगेटिव में, इसका मतलब रिलेशन जो होगा नेगेटिव कोरिलेशन है। और साथ में देता है इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस मीन सिग्मा डी स्क्वायर दे रखा है, समीशन डी स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स 150। तो इस बार आपको एन निकालना है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया इस बार। पिछली बार हमें एन भी था, सिग्मा डी स्क्वायर भी था, आर निकालना था, इस बार आर भी है, डी स्क्वायर भी है और एन हमें फाइंड करना है। खैर फॉर्मूला हम वही लगाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम समीशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन, और इस आर की जगह माइनस 0.25 1 माइनस 6 टाइम सिग्मा डी स्क्वायर, और सिग्मा डी स्क्वायर बेटा 150 है, तो 6 इंटू में 150, 6 इंटू में 150 हो गया, और डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस एन। अब बेटा देखिए एन आप हमें निकालना है, यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। अब आप ये क्या क्या मिलेगा आपको, अब आप देखेंगे हमें मिलेगा ये माइनस का 0.25, और ये हो गया स्टूडेंट ये जो 1 है ये अलग ही, मतलब थोड़ा सा चलिए मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, मैं हटाइए। तो आर की जगह तो हमने लिखा माइनस 0.25 और 1 माइनस 6 टाइम सिग्मा डी स्क्वायर 150, और एन क्यूब माइनस एन केवल इसके बटे में था, मैंने थोड़ा सा ये गलत लिख दिया था इसलिए मैंने दोबारा से कर लिया स्टूडेंट से। अब देखिए क्या क्या बनेगा ये, आप एक काम करें, अब आप 1 को उधर ले जाएं। तो देखिए या तो आप इसे एक काम करिए, आप इसको उधर ले जाइए, 900 हो गया 900, तो जब ले गए तो 900 प्लस का हो गया, और ये एन क्यूब माइनस एन, और बेटा जब आप इसको इधर ले जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया 1.25। समझ में आ रहा है क्या कराइए, देखिए माइनस का जो 900 था 15 के 90 900 आएगा, इसको हम उधर ले गए शिफ्ट करके तो पॉजिटिव हो गया, और जो माइनस का 0.25 था इसको उधर ले आए, ये पॉजिटिव हो गया, इसमें प्लस हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये ऊपर ले जाए ये नीचे ले जाए, तो ये आ गया एन क्यूब माइनस एन इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 1.25। अब देखिए जरा 900 डिवाइड बाय 1.25, ये आ गया स्टूडेंट 720, इतना आ गया स्टूडेंट्स एन क्यूब माइनस एन इज इक्वल टू 720। अब ये सॉल्व कैसे होगा, अब ये सॉल्व होगा, आप यहाँ से एन कॉमन निकाल दीजिए, ये आ गया एन स्क्वायर माइनस 1, और 720 के आप फैक्टर कर दीजिए, 720 के आगे बेटा 10 इंटू 9 इंटू 8, 8 9 से 72 और इंटू में 10। अब सर आपने ऐसे क्यों लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या डिसेंडिंग क्यों लिखा है, अब देखिए ये हो गया एन, इसको फैक्टर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 10 इंटू 9 इंटू 8, इतना कर दिया। और अब आप इसे फाइनल वैल्यू पे लेके जाएंगे, फाइनल वैल्यू कैसे लेके जाएंगे, सबसे बड़ी वैल्यू 10 थी और यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है n+1, तो पहला फैक्टर n+1, फिर n+1 से छोटा है फैक्टर है n, और n से भी छोटा आ गया n-1, और ये आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8। और जब आप इसको कंपेयर करते हो तो n+1 तो 10 के इक्वल आ गया, n 9 के इक्वल आ गया, और n-1 8 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 9 आ गई यहाँ पर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन ये। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आपको ढंग से देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो आज की हमारी क्लास थी इसमें हमने रैंक कोरिलेशन अपना फिनिश कर लिया है। अब आपके लिए होमवर्क ये है, अब आप अपनी बुक्स में से, अपने कोर्स की बुक्स में से रैंक कोरिलेशन निकालेंगे, उसके सभी एग्जाम्पल और सभी अनसोल्व क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स हम यही खत्म करते हैं, ठीक है, ओके।